आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टूल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर आप जानते हैं पर्दे के पीछे रहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में, खासकर प्राइवेट डेट और प्राइवेट क्रेडिट में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सही। ये सिर्फ कोई स्प्रेडशीट नहीं है, ये कर्ज के विश्लेषण का, उसकी पूरी कहानी समझने का एक तरह से आधार है। एकदम सही कहा। हमारे पास लोन एमोर्टाइजेशन ब्लूप्रिंट फॉर प्राइवेट डेट एनालिसिस लेख के कुछ अंश हैं और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये शेड्यूल असल में है क्या, कैसे काम करता है, और ये प्राइवेट डेट वालों के लिए इतना जरूरी क्यों है। हाँ बिल्कुल, खासकर निवेशकों और फंड मैनेजरों के लिए। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता क्या है? सुनने में तो ये काफी टेक्निकल सा लगता है। एमोर्टाइजेशन शब्द का मतलब क्या है यहाँ, कुछ आइडिया? बिल्कुल, ये शब्द लैटिन के एमोर्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे खत्म करना। अच्छा, खत्म करना। हाँ, तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल असल में दिखाता है कि कैसे एक तय समय में लोन को किश्तों में चुकाकर धीरे धीरे खत्म किया जाता है। हाँ। ये एक कह सकते हैं एक डिटेल्ड टेबल होती है जिसमें हर पेमेंट का पूरा हिसाब होता है। टेबल मतलब इसमें क्या क्या जानकारी होती है फिर, कॉलम्स वगैरह? हाँ बिल्कुल। हाँ। इसमें आमतौर पर कॉलम्स होते हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस, मतलब पीरियड के शुरू में कितना कर्ज बाकी है। ठीक है। फिर पेमेंट अमाउंट, जो फिक्स्ड किश्त जाती है। हाँ। फिर उस किश्त के दो हिस्से, इंटरेस्ट पोर्शन मतलब कितना पैसा सिर्फ ब्याज में जा रहा है, ओके। और प्रिंसिपल पोर्शन यानी कितना हिस्सा असल कर्ज यानी प्रिंसिपल को कम कर रहा है। और आखिर में क्लोजिंग बैलेंस, किश्त देने के बाद अब कितना कर्ज बचा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पता है वक्त के साथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कैसे बदलता है। अच्छा, भले ही किश्त बराबर हो, ये कैसे होता है? हाँ देखिए, जब लोन शुरू होता है तो प्रिंसिपल सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो शुरू की जो पेमेंट्स होती हैं उनका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन चुकाने में चला जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे जैसे आप किश्तें भरते जाते हैं, आप प्रिंसिपल चुकाते जाते हैं, वो बकाया रकम कम होती जाती है, उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जैसा स्रोत में कहा गया है। अच्छा। तो जब प्रिंसिपल कम होता है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट चार्ज भी घटता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो नतीजा क्या होता है, आपकी जो फिक्स्ड पेमेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अब प्रिंसिपल पोर्शन चुकाने में जाने लगता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक क्लोजिंग बैलेंस शून्य नहीं हो जाता, मतलब कर्ज खत्म। ये समझना तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक फिक्स्ड पेमेंट के अंदर का गणित बदलता रहता है। और मुझे लगता है ये शेड्यूल सिर्फ एक लोन के लिए नहीं होता होगा, उसमें कई टैब्स हैं, डीएलएफ टावर, गोदरेज अपार्टमेंट, सुपरमार्केट। इसका क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये पोर्टफोलियो लेवल डेट एनालिसिस के लिए बहुत ही अहम है। पोर्टफोलियो लेवल? हाँ, सोचिए एक प्राइवेट डेट फंड है जिसके पास दर्जनों शायद सैकड़ों लोन्स हैं। हाँ। तो उस एक्सेल फाइल में हर टैब एक अलग लोन को दिखा रहा है। हो सकता है कोई रियल एस्टेट मॉर्गेज हो या किसी कंपनी को दिया गया टर्म लोन। और पूरी वर्कबुक एक साथ उस फंड के पूरे कर्ज पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करती है। ये स्ट्रक्चर रियल एस्टेट मॉर्गेज मैनेज करने, कॉर्पोरेट लोन्स ट्रैक करने या फिर बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको हर लोन की सेहत और पूरे पोर्टफोलियो की स्थिति का एक सिंगल व्यू मिलता है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, प्राइवेट डेट या प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? ये फंड्स तो थोड़े अलग होते हैं ना। हाँ, पारंपरिक बरिंगू से अलग हैं। ये इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से पैसा लेकर सीधे कंपनियों या प्रोजेक्ट्स को लोन देते हैं। इनके लिए ये शेड्यूल इतना क्यों मायने रखता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सीधा इस्तेमाल है कैश फ्लो फोरकास्टिंग। कैश फ्लो फोरकास्टिंग। हाँ, इसे आप फंड के फाइनेंशियल फ्यूचर की भविष्यवाणी का टूल समझ सकती हैं। ये प्राइवेट क्रेडिट फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को टाइम पर रिटर्न्स देने और अपनी खुद की देनदारियां पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज पर जो बोरोवर्स से आते हैं। अच्छा। तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उन्हें महीने दर महीने या तिमाही दर तिमाही एक बहुत सटीक अनुमान देता है कि उनके बोरोवर्स से कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट, जिसे मिलाकर डेट सर्विस कहते हैं, आने वाला है। तो ये फंड मैनेजर को एक तरह का रोड मैप दे देता है कि कब, कहां से कितना पैसा आएगा। बिल्कुल, एक रोड मैप। और अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें, सोचिए एक फंड मैनेजर के नजरिए से उनके पास ये इनफ्लो का डेटा है। इस जानकारी से वो बहुत एक्यूरेटली प्लान कर सकते हैं कि उन्हें अपने लिमिटेड पार्टनर्स, मतलब वो निवेशक जिन्होंने फंड में पैसा लगाया है, उन्हें कब और कितना पैसा वापस करना है। इसे कहते हैं कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये तो बहुत जरूरी है निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसा वापस करने की बात नहीं है। अच्छा, और क्या? शेड्यूल ये भी बताता है कि प्रिंसिपल का बड़ा हिस्सा कब वापस आने की उम्मीद है, मतलब रीपेमेंट इवेंट्स। ये जानना फंड मैनेजर के लिए सोने जैसा है। हाँ, क्योंकि तब वो इससे वो सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से ही अगली अच्छी डील या लोन अपॉर्चुनिटी ढूंढकर तैयार रहते हैं, ताकि जैसे ही पैसा वापस आए वो बेकार ना पड़ा रहे, तुरंत काम पर लग जाए। सही, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। हाँ, प्राइवेट क्रेडिट की दुनिया में ये स्पीड और एफिशिएंसी तो एज देती है। तो ये बेसिकली फंड के अंदर और बाहर पैसों के आने जाने की प्लानिंग और एफिशिएंसी बढ़ाने का एक की टूल है। लेकिन जैसा स्रोत कह रहा है, ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये रिस्क एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए भी उतना ही अहम है। इसमें कैसे मदद करता है ये शेड्यूल?
हाँ, ये रिस्क को समझने और उसे मैनेज करने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, फंड एनालिस्ट जो होते हैं वो इस शेड्यूल के इंटरेस्ट पोर्शन का इस्तेमाल करके कुछ ज़रूरी फाइनेंशियल हेल्थ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज या आईसीआर। ICR, ये क्या बताता है? आईसीआर मूल रूप से ये देखता है कि बोरोअर अपनी कमाई जैसे ईबिडा या रियल एस्टेट में नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI उससे कितनी आसानी से अपना जो मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट है वो चुका सकता है। अगर ये रेशियो मान लीजिए 1.5 गुना से कम है तो ये फंड के लिए खतरे की घंटी हो सकती है कि बोरोअर शायद मुश्किल में है। अच्छा, और रियल एस्टेट लेंडिंग में इसका कोई खास इस्तेमाल, आपने मॉर्गेज का जिक्र किया था। हाँ, रियल एस्टेट में इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है लोन टू वैल्यू रेशियो की निगरानी करना। LTV। हाँ, LTV दिखाता है कि लोन की बकाया रकम जो हमें शेड्यूल के क्लोजिंग बैलेंस से पता चलती है वो प्रॉपर्टी की अनुमानित वैल्यू का कितना प्रतिशत है। ओके। अब जैसे जैसे बोरोअर शेड्यूल के हिसाब से प्रिंसिपल चुकाता जाता है, क्लोजिंग बैलेंस घटता है। हाँ। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू स्थिर रहती है या बढ़ती है तो LTV रेशियो बेहतर होता जाता है, मतलब कम होता जाता है। जिससे फंड का रिस्क कम होता है। बिल्कुल, LTV कम होने का मतलब है फंड का क्रेडिट रिस्क कम हो रहा है। और लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि LTV कब उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां बोरोअर शायद रीफाइनेंस करना चाहेगा या कब वो फंड के अपने नियमों के हिसाब से सुरक्षित लेवल पर आ गया है। वाह, तो ये शेड्यूल सिर्फ रिस्क नहीं दिखाता बल्कि फंड मैनेजर को ये भी बताता है कि कब उनका क्लाइंट शायद कर्ज चुकाकर निकल सकता है या रीफाइनेंस कर सकता है। ये तो कमाल की दूरदर्शिता हुई। सीधा रूल है, क्योंकि इन फंड्स को तो रेगुलरली अपने LPs को रिपोर्ट करना होता है, न कि उनके निवेश की वैल्यू क्या है। निश्चित रूप से प्राइवेट डेट एसेट्स जो कि बेसिकली लोन्स होते हैं उनका वैल्यूएशन निवेशक रिपोर्टिंग के लिए समय समय पर करना होता है, अक्सर क्वार्टरली या एनुअली। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इस प्रोसेस में सीधा मदद करता है। शेड्यूल बताता है कि हर पीरियड में कितना इंटरेस्ट इनकम अक्रू करना है, मतलब कितना ब्याज कमाया गया, भले अभी कैश में मिला ना हो। अच्छा, ये जानकारी फंड के प्रॉफिट एंड लॉस P&L स्टेटमेंट को सही बनाने के लिए जरूरी है। साथ ही शेड्यूल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही उस लोन एसेट की कैरिंग वैल्यू, मतलब बुक्स में उसकी कीमत का बेसिस होता है। ठीक है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि अगर बोरोअर जल्दी पैसा चुका देता है, मतलब प्रीपेमेंट कर देता है या डिफॉल्ट कर जाता है, तो स्केड्यूल से असलियत अलग हो सकती है और तब इस कैरिंग वैल्यू में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये प्राइवेट डेट और प्राइवेट क्रेडिट की दुनिया के लिए तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसा है। कैश फ्लो, रिस्क, अकाउंटिंग सब संभालता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि ये स्केड्यूल सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल टूल है। एसेट मैनेजर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, एज फंड्स, कमर्शियल बैंक्स और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट ट्रेजरी विभाग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसकी यूटिलिटी बहुत वाइड है। अलग अलग सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल डेट सर्विस ट्रैक करने के लिए होता है, मतलब लोन की किश्तों पर नजर रखना, कैश फ्लो फोरकास्ट करने के लिए, पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जैसे अनगिनत कामों के लिए। जैसे रीट्स का आपने जिक्र किया। हाँ, सोचिए एक रीट के बारे में जिसके पास सैकड़ों प्रॉपर्टीज हैं और उन पर अलग अलग लोन्स हैं। उन्हें इन सभी लोन्स को कंसोलिडेट करके देखना होता है कि कब कौन सा लोन मैच्योर हो रहा है। एक तरह की मैच्योरिटी लैडर बनानी होती है सही। और ये पक्का करना होता है कि उनके पास किश्तें चुकाने के लिए लिक्विडिटी हो। लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल इन सब में मदद करता है। इसी तरह कमर्शियल बैंक्स इसका इस्तेमाल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के लिए करते हैं, जैसे ये हिसाब लगाने के लिए कि उन्हें लोन लॉस प्रोविजंस के लिए कितना पैसा अलग रखना है। ये समझना जरूरी है कि कितना फैला हुआ टूल है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, जब हम लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सिंपल फिक्स्ड रेट वाले होम लोन या कार लोन की तस्वीर आती है। हाँ, बिल्कुल वही आता है। जहां हर महीने एक बराबर किश्त जाती है। लेकिन प्राइवेट क्रेडिट की दुनिया में लोन के स्ट्रक्चर्स अक्सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पर भी लागू होते हैं। बस शेड्यूल थोड़ा अलग दिख सकता है या उसे मैनेज करना ज्यादा डायनामिक हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और शेड्यूल उनमें कैसे काम करता है? कुछ उदाहरण है? हाँ, स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण दिए हैं। पहला है फ्लोटिंग रेट लोन्स। आजकल कई कमर्शियल लोन्स फिक्स्ड रेट पे नहीं होते। उनका इंटरेस्ट रेट किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा होता है, जैसे SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो जब ये बेंचमार्क रेट बदलता है, जो अक्सर हर महीने या तिमाही बदल सकता है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट भी बदल जाता है। ओह, तो फिर तो शेड्यूल। हाँ, इसका मतलब है कि लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अब स्टैटिक नहीं रह सकता, वो डायनामिक हो जाता है। इंटरेस्ट पोर्शन हर बार रेट बदलने पर बदल जाएगा। हो सकता है पेमेंट अमाउंट भी बदले या पेमेंट वही रहे लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बंटवारा बदल जाए। तो इसे बार बार अपडेट करना पड़ता होगा। बिल्कुल, फंड मैनेजर का काम बढ़ जाता है। उन्हें लगातार बदलते अनुमानों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। ये तो चैलेंजिंग होगा। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है इंटरेस्ट ओनली पीरियड्स। प्राइवेट क्रेडिट में ये बहुत आम है कि लोन के शुरुआती कुछ सालों तक, जैसे कंस्ट्रक्शन के दौरान, बोरोवर को सिर्फ इंटरेस्ट चुकाना होता है, प्रिंसिपल नहीं। अच्छा, सिर्फ ब्याज। हाँ, इसे इंटरेस्ट ओनली या IO पीरियड कहते हैं। इस दौरान लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में प्रिंसिपल पोर्शन शून्य दिखेगा और ओपनिंग बैलेंस वही रहेगा क्योंकि मूलधन कम नहीं हो रहा। अमोर्टाइजेशन यानी प्रिंसिपल का भुगतान IO पीरियड खत्म होने के बाद ही शुरू होता है।
स्केड्यूल इस ट्रांजिशन को बिल्कुल साफ दिखाता है। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है बुलेट बलून पेमेंट्स। कई लोन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बोरोवर रेगुलरली छोटी किश्तें चुकाता है, शायद सिर्फ ब्याज या बहुत कम प्रिंसिपल, लेकिन लोन की म्याद के अंत में उसे प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ चुकाना पड़ता है। एक बड़ी पेमेंट आखिर में। हाँ, इसे बुलेट या बलून पेमेंट कहते हैं। लोन एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल इस बड़ी अंतिम पेमेंट को साफ साफ दिखाता है। ये फंड्स के लिए एक बड़ा रिस्क पॉइंट होता है। हाँ, क्योंकि अगर बोरोवर आखिर में वो पैसा नहीं जुटा पाया तो डिफॉल्ट का खतरा। मैनेजर की रातों की नींद इस बात पर टिकी हो सकती है कि कर्ज के आखिरी दिन बोरोवर ये बड़ी रकम चुका पाएगा या नहीं। स्केड्यूल उन्हें इस रिस्क को एक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है, याद दिलाता रहता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम सारी बातों को समेटें तो ये साफ है कि लोन एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल सिर्फ एक स्प्रेडशीट या नंबर्स की टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जटिल कर्ज पोर्टफोलियोज को समझने और मैनेज करने का एक फाउंडेशनल यूनिट है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है, खासकर प्राइवेट क्रेडिट की इस डायनामिक और अक्सर कॉम्प्लेक्स दुनिया में। एकदम सही कहा। ये लोन के स्ट्रक्चर में क्लैरिटी लाता है। ये फंड मैनेजर्स को कैश फ्लो की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करता है, जिससे वो बेहतर निवेश और डिस्ट्रीब्यूशन के फैसले ले पाते हैं। ये उन्हें रिस्क को समझने और मैनेज करने के लिए जरूरी डेटा देता है, चाहे वो ICR हो या LTV। और ये बिल्कुल सटीक फंड अकाउंटिंग, वैल्यूएशन और इन्वेस्टर रिपोर्टिंग को मुमकिन बनाता है। तो ये वाकई प्राइवेट क्रेडिट इकोसिस्टम के विश्लेषण और ऑपरेशन की नींव है। हाँ, इसके बिना इस जटिल बाजार में इफेक्टिवली काम करना लगभग नामुमकिन होगा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि ये स्केड्यूल्स प्रिडिक्टेबिलिटी पर, मतलब पूर्वानुमान पर आधारित हैं। हाँ, अनुमान पर। और कैश फ्लो फोरकास्टिंग इन शेड्यूल्स पर कितना ज्यादा निर्भर करता है, ये भी हमने समझा। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा अप्रत्याशित बदलाव आ जाए, जैसे ब्याज दरें अचानक बहुत बढ़ जाएं या किसी खास सेक्टर में गहरी मंदी आ जाए जिससे बड़ी संख्या में बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे, हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन फाइनेंशियल मॉडल्स में बनी स्थिरता की जो धारणाएं हैं, उनको कितनी तेजी से चुनौती मिल सकती है। ये सोचने वाली बात है कि ये जो इतना केयरफुली बनाया गया ब्लूप्रिंट है, ये अचानक आए आर्थिक तूफान का सामना कैसे करेगा, और फंड मैनेजर्स को कितनी तेजी से अपने अनुमानों और रणनीतियों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।